नमस्कार साथियों, हम लोग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों कई करों को जाना, मौर्यकालीन सिक्कों को जाना, जैसे स्वर्ण, निष्क, ठीक है, माशक, काकणी, कई सिक्कों को जाना दोस्तों जो मौर्य काल के अंतर्गत चलाए गए थे, जिन्हें दोस्तों आहत सिक्के कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने कुछ चर्चा व्यापार पर भी की थी, यानी कि जो व्यापार होते थे, शिल्पियाँ होती थीं, शिल्पी अलग अलग बटे थे, 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख देखा था, जिन्हें दोस्तों जो मुखिया होता था उनका उन्हें श्रेष्ठी कहा जाता था। प्रत्येक व्यापार की जो मुखिया होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। और दोस्तों कई व्यापार ऐसे थे जो राज्य या फिर केंद्र के अंतर्गत ही कार्य करते थे, यानी कि उन्हीं के नियंत्रण में थे, जैसे जहाज़ों का व्यापार, नमक आदि। और हम लोगों ने दोस्तों बंदरगाहों को पढ़ा था, जो भृगकच्छ, सोपारा, ताम्रलिप्ति आदि बंदरगाह थे, जो दोस्तों मौर्य काल के अंतर्गत व्यापार होता था उनसे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए वही व्यापार में हम लोग पढ़ रहे थे। तो मिस्र के जो नरेश थे टॉलमी ने लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह स्थापित करवाया। साथियों, व्यापार के संबंध में इन्होंने, जो मिस्र नरेश टॉलमी थे, उन्होंने लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह स्थापित करवाया। मौर्य काल का सबसे बड़ा प्रधान उद्योग सूत कातना व बुनना था। साथियों, जो मौर्य काल के अंतर्गत जो सबसे बड़ा उद्योग था, प्रधान उद्योग, वह सूत कातना और सूत बुनना था, ठीक है। वस्त्र निर्माण के सरकारी कारखाने होते थे। साथियों, मौर्य काल के अंतर्गत जो वस्त्र निर्माण का सरकारी कारखाने भी होते थे, क्योंकि यह दोस्तों प्रधान उद्योग था सूत का, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, भंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्थशास्त्र के अनुसार साथियों, काशी, भंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। काशी और पुंड्र में रेशमी वस्त्र बनते थे। जो काशी था और पुंड्र था, इसमें साथियों रेशमी वस्त्र बनते थे। बंग की मलमल विश्व विख्यात थी। मौर्य काल के अंतर्गत दोस्तों जो मलमल थी वह बंग प्रदेश की सबसे अच्छी मानी जाती थी, और बंग प्रदेश की मलमल विश्व विख्यात मानी जाती थी। चीनी पट्ट, ये दोस्तों चीनी रेशम था। जो चीनी पट्ट है, यह चीनियों के द्वारा भेजा जाने वाला रेशम होता था, चीनी पट्ट। पत्रूम दोस्तों पेड़ के पत्तों या रेशों से बनाए गए वस्त्र होते थे। पेड़ के पत्तों से या फिर पेड़ के रेशों से बनाए गए वस्त्र होते थे। कौन से? पत्रूम। दुकुल ये दोस्तों श्वेत व चिकना वस्त्र होता था, जो पेड़ की छाल से बनाया जाता था। दुकुल जो है यह श्वेत व चिकना वस्त्र होता था। दुकुल श्वेत वस्त्र या चिकना वस्त्र जो पेड़ की छाल से बनाया जाता था। छोम यह दोस्तों रेशमी वस्त्र था। छोम रेशमी वस्त्र था। कौशेय यह कौटिल्य के द्वारा वर्णित वस्त्र था एक, ठीक है। कौशेय जो है यह कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र था, कौशेय। साथियों, मौर्य काल के अंतर्गत कौन कौन से वस्त्र थे? एक दुकुल है जो श्वेत और चिकना वस्त्र था, जो कि पेड़ की छाल से बनाया जाता था। पत्रूम है, ये पेड़ के पत्तों या रेशों से बनाए गए वस्त्र थे। चीनी पट्ट ये दोस्तों चीनियों के द्वारा वस्त्र था। बंग की मलमल विश्व विख्यात थी। बंग राज्य की मलमल विश्व विख्यात थी। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महर्षि कहलाता था। साथियों, जो 18 प्रकार की श्रेणियाँ बताई गई हैं मौर्य काल के अंतर्गत, उनमें जो व्यापार होते थे, व्यापार के जो मुखिया होता था उन्हें श्रेष्ठी कहा जाता था, और श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। यानी कि श्रेणियों में भी दोस्तों कानून न्यायालय होते थे, ठीक है। तो श्रेणी न्यायालय का प्रधान क्या कहलाता था? महाश्रेष्ठी कहलाता था। और जो व्यापारिक श्रेणी थी उनका दोस्तों सर्वप्रमुख था, वह श्रेष्ठी कहलाता था। और जो न्यायालय वाला अधिकारी था वह महाश्रेष्ठी कहलाता था। यूनानी लेखक कर्टियस ने श्वेत लोहे की तलवार का उल्लेख किया है। जो यूनानी लेखक कर्टियस हैं, उन्होंने श्वेत लोहे की तलवार का उल्लेख किया है कि मौर्य काल में दोस्तों श्वेत जो लोहे थे उनकी तलवार बनाई जाती थी। यहाँ पे आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि जो व्यापारिक जो लोग थे, यानी कि 18 श्रेणियों में व्यापार थे। 18 श्रेणियाँ थीं। श्रेणी किसे कहते थे? जो साथियों कई लोग मिलकर एक व्यापार करते थे, उसे दोस्तों श्रेणी कह दिया जाता था। उसका जो मुखिया होता था वह श्रेष्ठी कहलाता था, और श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। आप लोग ये लाइन गौर कीजिएगा, ठीक है। तथा कहा कि मौर्य काल में लौह उद्योग अत्यंत विकसित था।
साथियों जो यूनानी लेखक कर्टियस हैं उन्होंने श्वेत की लोहे की तलवार का उल्लेख किया है, यानी कि सफ़ेद लोहे की तलवार का उल्लेख किया है तथा कहा है कि मौर्य काल में लौह उद्योग अत्यंत विकसित था। ये यूनानी लेखक कर्टियस का कहना है। भारत विदेश में हाथीदांत, मोती, कछुए, सीपियाँ, रंग, नील एवं वस्त्र निर्यात करता था। भारत से दोस्तों बाहर विदेशों में कौन कौन सा व्यापार होता था? भारत से बाहर क्या क्या भेजा जाता था? पहला हाथीदांत भी भेजा जाता था, मोती, कछुए, सीपियाँ, रंग, नील और वस्त्र, इनका साथियों निर्यात होता था। ठीक है। जबकि दोस्तों आयात में क्या था? सोना, कीमती वस्त्र, मीठी शराब, ये आयात करता था। ठीक है साथियों, जो आप लोगों को बिंदुसार के बारे में पढ़ा था, उन्होंने मतलब एक जो टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय हैं उनके लिए दोस्तों पत्र व्यवहार में लिखा था कि हमको मीठी शराब, अंजीर और साथियों एक दार्शनिक की ज़रूरत है। तो उन्होंने दार्शनिक को छोड़कर बाकी सभी वस्तुएं भेज दी थी। ठीक है। तो मीठी शराब भी दोस्तों आयात होती थी विदेशों से, कीमती वस्त्र भी आयात होते थे यानी मंगाए जाते थे भारत में, और सोना भी मंगाया जाता था। ये साथियों मौर्य काल के अंतर्गत है। स्थानीय वस्तुओं देशज पर 4% एवं विदेशों से आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री करता। जो स्थानीय वस्तुएं थे दोस्तों, स्थानीय वस्तुओं का मतलब दोस्तों जो यहीं पर उगाई जाती थी और यहीं पर दोस्तों वह बेची जाती थी, तो उन पर 4% कर लिया जाता था। ठीक है, उन पर 4% बिक्री कर लिया जाता था। और जो साथियों विदेशों से मंगाई जाती थी वस्तुएं, यानी कि विदेशों से मंगाकर भारत में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर कुल 10% बिक्री कर लगता था। कर्टियस के अनुसार भारतीय सन के वस्त्र के टुकड़े पर लिखते थे। जो कर्टियस हैं दोस्तों, यूनानी लेखक कर्टियस हैं, इन्होंने कहा है कि जो भारतीय थे वे सन के वस्त्र के टुकड़े पर लिखते थे। यानी कि सन दोस्तों जो झाड़ फूस होती है दोस्तों, उसी के वस्त्र बनाकर उनके टुकड़ों पर लिखा जाता था, ऐसा कर्टियस ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं ये दोस्तों पैराग्राफ। भारतीय जो सूती वस्त्र पहनते थे वे श्वेत रंग के थे। भारतीय जो सूती वस्त्र पहनते थे वे श्वेत रंग के थे और अन्यत्र उपलब्ध किसी भी सूती वस्त्र से अधिक चमकदार थे। ठीक है, ये निरियाकस का कहना है। निरियाकस का कहना है कि जो भारतीय सूती वस्त्र पहनते थे, यानी कि भारतीय लोग जो सूती वस्त्र पहनते थे वे श्वेत रंग के थे और अन्य कहीं भी ये सूती वस्त्र सफ़ेद रंग में उपलब्ध नहीं हुए हैं, यानी कि कई अच्छे चमकदार वस्त्र थे इनके, निरियाकस का कहना है। अब देख लेते हैं दोस्तों व्यापारिक मार्ग। व्यापारिक मार्ग आर्थिक व प्रशासनिक आवश्यकता हेतु राजमार्गों की ज़रूरत थी। साथियों ये तो हर जगह ही है ऐसा, ठीक है, रूल। आर्थिक एवं प्रशासनिक आवश्यकता हेतु राजमार्गों की जरूरत थी। प्रमुख राजमार्ग प्रथम मार्ग उत्तरापथ था। हम लोग प्रमुख राजमार्गों के बारे में जान लगे कि जो प्रथम मार्ग था वह उत्तरापथ था। उत्तरापथ पुष्कलावती से तक्षशिला, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति जाने वाला मार्ग था। यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था व सबसे लंबा मार्ग था। ठीक है, जो उत्तरापथ है दोस्तों यह प्रथम मार्ग है, यानी कि कुल 4 मार्गों की जानकारी दी गई है। जो प्रथम मार्ग है वह उत्तरापथ है, जो साथियों पुष्कलावती से तक्षशिला, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति जाने वाला मार्ग था। यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। जो उत्तरापथ मार्ग है यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था। वह सबसे लंबा मार्ग भी उत्तरापथ ही था। जो दोस्तों आज का जीटी रोड है, ठीक है, जो आज का जीटी रोड कहलाता है, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है, वह दोस्तों मौर्य काल के अंतर्गत उत्तरापथ कहलाता था। ठीक है, उत्तरापथ मार्ग को ही आज दोस्तों हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों। पहला मार्ग दोस्तों उत्तरापथ था। दूसरा मार्ग देख लेते हैं। दूसरा मार्ग यह दोस्तों पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था। जो दूसरा मार्ग था दोस्तों यह पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी से, ये उत्तरापथ में ही मिल जाता था। यानी कि पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिल जाता था। यानी कि दोस्तों जो उत्तरापथ मार्ग था यह कौशाम्बी से भी गुजरता था। जो तीसरा मार्ग है यह दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। यानी कि प्रतिष्ठान से
यानी कि दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक यह मार्ग था। चौथा मार्ग भृगुकच्छ से उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था। साथियों, चौथा मार्ग भृगुकच्छ से उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था। ये दोस्तों कुल 4 मार्ग थे मौर्य काल में। पहला मार्ग जो था उत्तरापथ, यह दोस्तों सबसे बड़ा मार्ग था, जो आज दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। ठीक है, कुल 4 मार्ग थे। चौथा मार्ग भृगुकच्छ से उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था, यानी कि भृगुकच्छ से मथुरा। तीसरा मार्ग दक्षिणी प्रतिष्ठान से उत्तरी श्रावस्ती तक, और ये जो दूसरा मार्ग था यह पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिल जाता था। इंडिका में सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख है। दोस्तों, मेगास्थनीज ने इंडिका में उल्लेख किया है कि सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किया है, यानी कि सिंध से पाटलिपुत्र तक भी एक मार्ग जाता था। ठीक है, मौर्य काल में भौतिक संस्कृति का विस्तार। भौतिक संस्कृति का विस्तार देख लेते हैं साथियों। मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का गंगा घाटी क्षेत्र में विस्तार से लोहे के उपयोग। साथियों, मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का गंगा घाटी क्षेत्र में विस्तार होने से लोहे के उपयोग, आहत सिक्कों का उपयोग, यानी कि ये वही दोस्तों ठप्पा लगाकर जो सिक्के बनाए जाते थे, आहत सिक्के का उपयोग, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड का प्रयोग, NBPW। साथियों, मौर्य काल की जो मृदभांड हैं वह NBPW मिले हैं, यानी कि उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर, ये मौर्य काल के अंतर्गत मृदभांड यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं। और साथ ही साथ पक्की ईंटों का प्रयोग तथा मंडल कूपों के उपयोग ने उत्तरी पूर्वी भारत में नगरों की संख्या में वृद्धि की। दोस्तों, जो उत्तर पूर्वी जो नगर बने, बड़े बड़े नगरों का विस्तार हुआ उत्तर पूर्व में, वो दोस्तों इन्हीं के विस्तार से हुआ। देखिए, ठीक है दोस्तों, जो भौतिक संस्कृति है, यानी कि जो मौर्य काल के अंतर्गत गंगा घाटी के नज़दीक में दोस्तों लोहे का उपयोग हुआ, आहत सिक्कों का उपयोग हुआ, उत्तरी काले मृदभांडों का उपयोग हुआ और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ तथा मंडल कूपों का उपयोग हुआ। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों, इन्हीं सारी संस्कृतियों की वजह से जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पर नगरों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, नगर इन्हीं कारणवश दोस्तों फले फूले। अब देख लेते दोस्तों, पक्की ईंटों तथा मंडल कूपों का प्रयोग भी सबसे पहले मौर्य काल में दृष्टिगोचर होता है। साथियों, पक्की ईंटों यानी कि पक्की ईंटें, जैसे हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में भी दोस्तों पक्की ईंटों के बारे में पढ़ा था। कई जगहों पर, यानी कि कई जगहों क्या, हर जगह पर दोस्तों जो मकान बने हुए थे वह पक्की ईंटों के बने हुए थे। यानी कि देखा जाए तो जो मौर्य काल है वहाँ पर समझा जाता है कि पक्की ईंटों तथा मंडल कूपों का प्रयोग सबसे पहले मौर्य काल में दृष्टिगोचर होता है। यानी कि सबसे पहले मौर्य काल में ही देखने को मिलता है पक्की ईंटों का प्रयोग तथा मंडल कूपों का प्रयोग। पक्की ईंटों जिससे अधिक स्थायी मकानों के निर्माण में मदद मिली। साथियों, यहाँ पर हम पक्की ईंटों लिख रहे थे। ठीक है, पक्की ईंटों जिससे अधिक स्थायी मकानों का निर्माण में मदद मिली। और मंडल कूपों के निर्माण से पानी के लिए नदी तट पर बस्तियों के निर्माण में परंपरा में परिवर्तन हुआ। जो मंडल कूप है दोस्तों, मंडल कूपों के निर्माण से पानी के लिए नदी तट पर बस्तियों के निर्माण की परंपरा में परिवर्तन हुआ। साथियों, जो नदी तट थे वहाँ पर मंडल कूपों के बनने से साथियों वहाँ पर बस्तियों का निर्माण हुआ, क्योंकि मंडल कूपों की सहायता से दोस्तों पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। अब लोग कुएं खोदकर नदी तट से दूर दूर के इलाकों में भी बसने लगे। साथियों, जैसे कहीं भी नदी होती है तो उसके आसपास पानी दोस्तों कम खुदाई में ही हमें मिल जाता है। तो दोस्तों नदियों के तट से भी अब दूर दूर लोग इलाकों में बसने लगे। ठीक है, नदी के तट से भी अब दूर दूर लोग बसने लगे बस्तियां बनाकर, क्योंकि दोस्तों नदी के किनारे जब लोग रहते थे बाढ़ का खतरा रहता था। अतः अब लोग नदी तट से भी दूर दूर रहकर कुओं को खोदकर पानी की उपलब्धता करने पर वह रहने लगे। अतः मंडल कूपों ने पानी की समस्या के समाधान में मदद की। मौर्य काल में दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंडल कूपों का निर्माण। ठीक है, ईंटों का निर्माण तो हालांकि देख चुके हैं हम लोग पहले भी, जैसे हड़प्पा सभ्यता में और ताम्रपाषाण कालीन में भी दोस्तों कई जगहों पर पक्की ईंटों के मकान देखे हैं।
ये मंडलकूप तंग बस्तियों में शोष गर्तों का भी काम करते थे। ठीक है, ये जो मंडलकूप थे ये तंग बस्तियों में, यानी कि जहाँ पर दोस्तों पानी की कमी हो वहाँ पर भी ये शोष गर्तों का काम करते थे। मौर्य काल में उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड मिले हैं। ये दोस्तों अभी हमने बताया ही था कि मौर्य काल में NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर मिले हैं। जैसे कि दोस्तों इससे पहचान होती है, कुछ सवाल में आता है दोस्तों कि मौर्य काल के अंतर्गत किन मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। साथ में दे देते हैं दोस्तों वो लोग OCP देंगे। ठीक है, मतलब ऑप्शन में कई ऑप्शन दे देते हैं आपको। तो मौर्य काल के अंतर्गत हमें NBPW बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। OCP जो दोस्तों है वह ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत बर्तन हमें मिले हैं। ठीक है, OCP। ठीक, NBPW मौर्य काल के अंतर्गत हमें बर्तन मिले हैं। उड़ीसा में शिशुपालगढ़ तथा बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ इन मृदभांडों के उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मौर्य काल के अंतर्गत दोस्तों जो मृदभांड पाए गए हैं वह सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा में शिशुपालगढ़ में पाए गए हैं और बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ में पाए गए हैं। ठीक है, आगे दोस्तों कल हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज दोस्तों हम लोगों ने मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसे कंप्लीट कर लिया है। अब मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्यों ने कहाँ कहाँ पर क्या कुछ बनवाया। जैसे हम लोगों ने दोस्तों शुरुआत में मौर्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करने से पहले ही चर्चा की थी, जो स्तंभ लेख मिले हैं, गुहा लेख मिले हैं, स्तूप मिले हैं, ये दोस्तों कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ ये भी दोस्तों मौर्य काल के अंतर्गत बनाई गई। चलिए अब ये हम लोग कल दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है।